हेलो कमांडोज, वेलकम टू दी बायोमेंटर्स क्लासेस ऑनलाइन। और हमेशा की तरह आज मैं फिर आपके सामने हूं। टॉपिक एमपीक्यू डिस्कशन, मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस फ्रॉम द चैप्टर दैट इज बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, जो बायोटेक्नोलॉजी यूनिट का सेकंड चैप्टर है और अपने आप में डेटाबेस बहुत ही सिग्निफिकेंट, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ओरिएंटेड ये चैप्टर है, जिससे बहुत ही बेहतरीन तरीके से कि कैसे अलग अलग टेक्निक्स और कंसेप्ट्स को आज इंसानों ने जो है अप्लाई करके फॉर द बेटरमेंट ऑफ द ह्यूमन सोसाइटी एंड इंडीड हम ऐसा कह सकते हैं कि कैसे हम ह्यूमन बींग्स और मैनकाइंड के सर्विसेज में इन सब का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस पर आधारित ये पूरा चैप्टर, जिसको थ्योरी लेक्चर में आपने एक्सपीरियंस किया, मेडिसिन हो, हेल्थ सेक्टर हो, रिसर्च हो, या फिर लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ सम रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन, जिसका इस्तेमाल अलग अलग तरह से लोगों को बेनिफिट दिया जा सकता है, इस तरह की बातें इस चैप्टर में डिस्कस्ड है। तो क्वेश्चंस भी कुछ इसी लैंग्वेज में पूछा जा सकता है, जिसे आपको गौर करना है। तो अब मेरा यह कहना है, यस कमांडोज, स्क्रीन पे सब लोग ध्यान से देखिए। 2022 नीट 2017 का जो पेपर आप अटेम्प्ट करने जा रहे हैं अगले कुछ महीनों में, तो मैं कहना यह चाहूंगा और आप लोगों को आपका अटेंशन इस बात को लेकर मैं ड्रॉ करना चाहूंगा कि मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन इस चैप्टर से किस तरह के हो सकते हैं। अगले 50 क्वेश्चंस जो आपके साथ मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, मैं आप सबको इनवाइट करता हूं मेरे क्वेश्चन की रीडिंग के साथ आप भी उसको जो है कंटेम्पररी सॉल्व करें, समझें कि कैसे एक एक क्वेश्चन ऑप्शन से जो है चीजें पूछी जा सकती है, या आइदर वे भी आंसर हो सकता है। हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते समय आप इस बात को ध्यान रखें कि मैथमेटिक्स में एक बात सिखाई जाती है, कन्वर्स थ्योरम। गाय घास खाती है, घास गाय द्वारा खाई जाती है। दोनों स्टेटमेंट्स का एक ही मतलब निकल के आ रहा है, लेकिन पूछने का जो तरीका है वो कहीं ना कहीं अलग रहा है, बोलने का तरीका अलग रहा है। इसी बात का ध्यान आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हुए एक्सपीरियंस करें, यही मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा। सो हियर आई बिगिन विथ माय वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। स्क्रीन पे सब लोग ध्यान से देखिए कमांडोज। ट्रांसजेनिक प्लांट्स, जो ट्रांसजेनिक प्लांट्स हैं, ओके कमांडोज, ट्रांसजेनिक प्लांट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय, ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन है कि कोई भी ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म हो, यहां प्लांट्स की बात की गई है, उसको हम प्रोड्यूस करते समय किस फंडामेंटल को ध्यान रखते हैं। तो फिर इस बात का क्वेश्चन का जो आंसर है, क्या हम जीन को म्यूटेट करके इंड्यूस करते हैं ट्रांसजेनिक प्लांट? नहीं। एरेस्टिंग स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन, इस बात का इससे कोई संबंध ही नहीं है, गलत है ये। डिलीटिंग सेक्स क्रोमोसोम, यानी शुरू के जो 3 स्टेटमेंट्स हैं, दीज आर नॉट द फंडामेंटल एम ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, या आप बायोटेक का ये फंडामेंटल कोर टेक्निक नहीं है। ओके कमांडोज, गौर करने वाली बात है। तो फिर तीनों ऑप्शंस जो हैं गलत है। फंडामेंटल आंसर है ऑप्शन 4 कि एक फॉरेन जीन, एलियन जीन, पैसेंजर जीन को हम इंट्रोड्यूस करते हैं उसके जेनेटिक मटेरियल में, टारगेट होस्ट प्लांट में, जिससे उसका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन पहले जैसा नहीं रहता है और समथिंग न्यू इज बीइंग एक्सपेक्टेड, कुछ नयापन उसके जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन में आता है, और वो हमारे लिए जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है, ट्रांसजेनिक प्लांट है। तो क्वेश्चन नंबर 1, 4 इज द आंसर। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द जीन जिससे एक प्रोटीन कोट होता है टू कंट्रोल द कॉर्न बोरर। अब यहां ध्यान रखिएगा कि ये बीटी कॉटन या बीटी है ना, बैसिलस thuringiensis के बेसिस पे तैयार किया हुआ ये कंसेप्ट है, जिसमें वो पर्टिकुलर जीन जो एक प्रोटीन बनाता है, और उस प्रोटीन के बनने से जो रिस्पेक्टिव टारगेटेड होस्ट होता है उसके कहीं ना कहीं एलिमेंट्री कैनाल में डैमेजेस होते हैं, और हम उससे उसकी पेस्टिसाइड की तरह, दिस इज बायोलॉजिकल पेस्टिसाइड। लेकिन गौर से एनसीईआरटी अगर आपको याद आए, ये जीन्स भी अलग अलग तरह के होते हैं, इनका प्रोटीन तो बनेगा CRY1AC, CRY1AB, इस तरह से मेंशन्ड है, और साथ में किस तरह का, इंसेक्ट ज्यादातर ग्रुप्स होते हैं, लेकिन इंसेक्ट्स में भी अलग अलग तरह के लेपिडोप्टेरॉन्स होते हैं, कॉर्न बोरर, कॉटन बॉलवॉर्म एक्सेट्रा। तो फिलहाल कौन सा ऐसा जीन है इन तीनों में से, नन ऑफ दीज ऑप्शन भी दिया हुआ है, लेकिन इन तीनों में से जो स्पेशली टारगेट करता है किसको? कॉर्न बोरर को। तो आंसर है इसका 1
यस कमांडोज, आंसर है 1, क्योंकि बाकी दोनों अगर आप ध्यान से देखिएगा वो कॉटन बॉल वॉर्म के लिए इस्तेमाल किया जाता है। किसके लिए यूज किया जाता है? टू रेक्टिफाई द कॉटन बॉल वॉर्म। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2, 1 इज द आंसर। नेक्स्ट, मैच द कॉलम पैटर्न आपके सामने है। अब यहां पर आप ध्यान से देख सकते हैं मैच द कॉलम पैटर्न में, यस कमांडोज, एस्चेरिशिया कोलाई जो है वो इंटरफेरॉन प्रोडक्शन के लिए, बैसिलस थ्रूजेंसिस यस बीटी टॉक्सिन टेक्निक में इस्तेमाल होता है, रिबोजियम मेलेटोनिन निफ जीन्स, उससे हम निफ जीन्स पाते हैं। नाउ दीज आर दी डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जिसको जेनेटिक इंजीनियरिंग में, बायोटेक सेक्टर में टू बेनिफिट द ह्यूमन नीड, इंसानी जो है फितरत है कि कमर्शियल कैसे बेनिफिट्स ले सकते हैं, इसी बात को टारगेट करके जो है अलग अलग ऑर्गेनिजम्स और उनके प्रोडक्ट्स को मैनिपुलेट करना, उस प्रोडक्ट को बनाने की उनकी जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन को मैनिपुलेट करना, यही बायोटेक्नोलॉजी है। ओके कमांडोज, अगर मैं सही हूं तो फिर ऑप्शंस के अकॉर्डिंगली एस्चेरिशिया कोलाई इंटरफेरॉन प्रोडक्शन के लिए होस्ट की तरह इस्तेमाल होता है, बैसिलस थ्रूजेंसिस से बीटी टॉक्सिन जीन मिल सकता है, यस करेक्ट, राइबोजियम मेलेटोनिन से जो निफ जीन मिलते हैं जिससे हम नाइट्रोजन फिक्सेशन को एलिवेट कर सकते हैं, किसमें? लेगुमिनेसी फैमिली में, क्योंकि दे नीड्स मोस्ट ऑफ द लेगुमिनेसी फैमिली, आप जानते हैं प्रोटीन प्रोडक्ट जो है बनाते हैं तो उनको ज्यादा प्रोटीन प्रोडक्शन की जरूरत है, ज्यादा नाइट्रोजन सप्लाई की जरूरत है। स्यूडोमोनास प्यूटिडा बायोरेमिडिएशन, स्यूडोमोनास प्यूटिडा सुपरबग बायोरेमिडिएशन, कह सकते हैं आप एनवायरमेंटल इश्यूज को ध्यान में रखते हुए कुछ ऐसे जो डिग्रेडेड प्रोडक्ट्स होते हैं जिनको बायोलॉजिकली डिग्रेड नहीं कर सकता, फिर उनको हम कैसे डिग्रेड करें, क्योंकि वो तो नुकसान पहुंचा रहे हैं एनवायरमेंट और उसकी कंपोजिशन को। तो दिस इज द करेक्ट कॉम्बिनेशन, और इस कॉम्बिनेशन को साबित करता है ऑप्शन नंबर 3, यस 3 इज द आंसर। ओके कमांडोज, ध्यान दीजिएगा फिर से, A मैचेस विथ 2, B मैचेस विथ 3, यस, C मैचेस विथ 1 एंड D मैचेस विथ 4, तो 3 इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कमांडोज आपके सामने, सब लोग को याद आना चाहिए आरएनए इंटरफेरेंस, जिसको आज हम आरएनए इंटरफेरेंस कह रहे हैं, ये बायोटेक्नोलॉजी सेक्टर का एक टेक्नोलॉजी है, ठीक है, टू गेट रेमेडी इन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, बिल्कुल सही बात है, लेकिन नेचर में स्टडी करके ये पाया गया कि ऑलरेडी एक मैकेनिज्म होता है जीन साइलेंसिंग मैकेनिज्म, जिससे कि पर्टिकुलर सेल अपने ही किसी जेनेटिक एक्सप्रेशन को मौका पड़ने पर किसी तरह की गलती को अगर वो किसी लेवल पे रोकना चाहे, जिससे कि वो जीन अपने प्रोडक्ट पर्टिकुलरली पॉलीपेप्टाइड उस प्रोटीन को ना बनाए और वो फिनोटाइप एक्सप्रेस ना हो, तो नेचर ने ये एबिलिटी दे रखी है, एक सेलुलर डिफेंस मैकेनिज्म है ये यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में। सो दिस इज द वेरी फर्स्ट मेथड, करेक्ट मेथड ऑफ सेलुलर डिफेंस। नेचुरली ये सेल के अंदर होते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर, और इट इन्वॉल्व साइलेंसिंग ऑफ अ स्पेसिफिक एमआरएनए, एमआरएनए को एमआरएनए से रोका जाता है, बिल्कुल सही बात है, सेकंड ऑप्शन भी सही है। डीएसआरएनए बाइंड्स टू, इसमें डबल स्ट्रैंडेड आरएनए का इस्तेमाल होता है जो कि एमआरएनए से अटैच करके उसके ट्रांसलेशन को रोकता है। यस, किस स्टेप में जो है जीन साइलेंसिंग की जाती है? ट्रांसलेशन को रोककर, जिससे कि वो पर्टिकुलर पॉलीपेप्टाइड ना बने। क्लियर? यस, तो ऑल द गिवन स्टेटमेंट आर करेक्ट व्हिच इज ट्रू अबाउट आरएनए टेक्निक में ये सारे स्टेटमेंट्स एप्लीकेबल है। यस, दे आर करेक्ट, आंसर है 4। सो क्वेश्चन नंबर 4, आंसर है 4। लेट्स मूव अहेड, आगे बढ़ते हैं। विच ऑर्गेनिज्म इज हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग रूट नॉट इन फूड एंड फाइबर क्रॉप, स्पेशली टोबैको? यस कमांडोज, तो यहां पर अभी आप देख सकते हैं, ये एक एग्जाम्पल बेसिस क्वेश्चन है कि हम टोबैको प्लांट को किस पेस्ट से जो है रेक्टिफाई, बचाने की कोशिश करते हैं, प्रिवेंट करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि रिस्पेक्टिव टोबैको प्लांट में जो रूट नॉट्स बनते हैं वो किसके इन्फेस्टेशन से बनते हैं, दैट्स द क्वेश्चन। और इसी को रोकने के लिए हम जो है स्पेशली टोबैको जैसे प्लांट को किस ऑर्गेनिज्म से बचाने के लिए एक पेस्टिसाइडल एक्शन लेते हैं बायोटेक की मदद से, ये है क्वेश्चन। तो ध्यान रखिएगा कमांडोज, द आंसर इज मेलाग्निया इनकॉग्निशिया, एम इनकॉग्निशिया इसका आंसर है। सेकंड इज द आंसर, क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट,
A set standard with a community regulates the behavior। हम जानते हैं कि इंसानी फितरत है, उसकी महत्वाकांक्षाओं से वो भरा पूरा है और उसके चलते हुए अपनी गतिविधियों से, अपनी एक्टिविटीज, अपने अपने डायमेंशंस, जो उसकी सोच है कि वो कहीं ना कहीं लगातार अपने जीने के तरीके और डिफरेंट रिसोर्सेस को एक्सप्लॉइट करते करते वो ये भूल ना जाए कि उसी की तरह सारे ऑर्गेनिजम्स को यहां मौका मिला है। दैट्स द क्वेश्चन, कि वो भी उतने ही हक के साथ इस पृथ्वी पर अपने गुणों के साथ, अपने कैरेक्टरिस्टिक के साथ जिंदा रहकर अपनी लाइफ साइकिल चला सके। लेकिन इंसान कहीं ना कहीं अपने इंटरफेरेंस, अपने हस्तक्षेप, मैनिपुलेशन, उसकी जो प्रवृत्ति है, द नेचर ऑफ ह्यूमन टू मैनिपुलेट, कहीं ना कहीं हस्तांतरित करना, क्योंकि उसको तो उसका अपना ही भला दिखता है। लेकिन ऐसा ना हो, देयर शुड बी स्ट्रिक्ट रेगुलेटरी बॉडी जो कि इंसानों के इस बिहेवियर को किसी और लिविंग ऑर्गेनिज्म के नेचुरल राइट, बायोलॉजिकल उसका जो हक है इस पृथ्वी पर रहकर अपने तरीके से, अपने जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनली जो उसको मिला है हर ऑर्गेनिज्म को अपने गिवन नेचर से, उससे वो कंटिन्यू कर सके। लेकिन इंसान हर ऐसे चीज को जो है कहीं ना कहीं मैनिपुलेट करके, तो कौन है जो इन चीजों को होल्ड करे और कंट्रोल करे? कीप अ क्लोज चेक एंड विजिलेंस, नजर बनाए रखे, इस सोच को कहते हैं बायो एथिक्स। यस कमांडोज, द आंसर इज 4। क्वेश्चन नंबर 6, आंसर इज 4। लेट्स मूव अहेड। बायो ऑगमेंटेशन क्या है? सीधे सीधा परिभाषा, बायो प्रोस्पेक्टिंग, बायो पायरेसी, बायो एथिक्स, बायो वॉर, बायो ऑगमेंटेशन, ऐसे करके आप सोचिए, बायोलुमिनेसेंस। ओके कमांडोज, ऐसे करके भी जो है आपके ऑप्शंस बनते हुए क्वेश्चन बन सकते हैं मैच द कॉलम पैटर्न पे। फिलहाल यहां बायो ऑगमेंटेशन एनवायरमेंट को होने वाले नुकसान करने वाले ऐसे सारे वेस्ट और दूसरे एक्टिविटीज, उनको रोकने के लिए उठाए गए कदम, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को बनाया जो कैटाबॉलिकली कुछ ऐसा करे, है ना, उनको तैयार किया गया है कि वो उन नॉन बायोडिग्रेडेबल या कुछ ऐसी चीजें जो समय के साथ नेचर को बहुत नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो एनवायरमेंटल इश्यूज को ध्यान में रखते हुए बायोटेक सेक्टर कैसे हमें फेवर करता है टू कम ओवर सच डिग्रेडेड मटेरियल, दैट्स द क्वेश्चन। और उस सोच को कहते हैं बायो ऑगमेंटेशन। 1 इज द आंसर। कमांडोज, पहला स्टेटमेंट मेरे इस बात को साबित करता है। क्वेश्चन नंबर 7, ऑप्शन 1 इज द आंसर, जो इस बात को डिफाइन करता है, क्योंकि बाकी सब तो असंभव है ना। रिमूवल ऑफ पेस्ट, हम एनवायरमेंट से पेस्ट को पूरी तरह हटा नहीं सकते, कंट्रोल कर सकते हैं, इसलिए ये गलत है ना। मेटल्स आर डिपॉजिटेड इन सोल्यूबल ऑक्साइड, ऐसा कुछ करते नहीं, ये तो नुकसान पहुंचाएगा एनवायरमेंट को। प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर्स बाय यूजिंग बैक्टीरिया, ये भी संभव नहीं है। सो question number 7, 1 is the answer. Next, DNA or RNA segment tagged with radioactive molecule is called। ऑटो रेडियोग्राफी टेक्निक में आप जानते हैं कि बैंड पैटर्न्स को जो है ट्रांसफर करते हैं सदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक में ऑन अ नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन। अब उन बैंड पैटर्न्स में से हमारा डिजायर्ड जीन, टारगेटेड जीन कौन है? एक स्पाई मॉलिक्यूल, एक ऐसा मॉलिक्यूल जो कि बिल्कुल एक स्पाई की तरह, ठीक है, वो जो है नजर बनाएगा, हमें पता लगाने में मदद करेगा। ऐसे स्पाई मॉलिक्यूल को हम कहते हैं प्रोब। यस कमांडोज, तो क्वेश्चन नंबर 8, 4 इज द आंसर। नेक्स्ट, फॉर इफेक्टिव ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज, किसी भी बीमारी का प्रभावी रूप से इलाज करने के लिए क्या तरीका होना चाहिए, क्या अप्रोच होना चाहिए, यह क्वेश्चन में पूछा गया है। चलिए लेट्स रीड द स्टेटमेंट एंड फाइंड आउट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। की सही बात है, किसी भी बीमारी का प्रभावी इलाज होता है, अर्ली डायग्नोसिस इज नीडेड बट अंडरस्टैंडिंग ऑफ पैथोफिजियोलॉजी इज नॉट रिक्वायर्ड। क्या ये सही है? भाई अर्ली डायग्नोसिस जरूरी है, लेकिन पैथोफिजियोलॉजी ना पता हो, अरे बीमारी कैसे अंदर घर करता है, कैसे नुकसान पहुंचाता है, ये भी तो पता होना चाहिए, इसलिए ये गलत है। अर्ली डायग्नोसिस इज नॉट नीडेड, अर्ली डायग्नोसिस जरूरत नहीं है, हाँ, लेकिन अंडरस्टैंडिंग बट जरूरी है पैथा। अरे हम बीमारी के बारे में जितना जल्दी पता लगा ले, उतना सही कदम सही समय पे लेते हुए व्यक्ति को जो है ज्यादा नुकसान होने से बचा सकते हैं। यस, लेकिन ये भी गलत है, ऐसा नहीं है, इफेक्टिव ट्रीटमेंट का हिस्सा ये नहीं है।
अर्ली डायग्नोसिस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ पैथो, दोनों ही चीजों की जरूरत है। जल्दी से जल्दी बीमारी को पता लगाना और उसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है, बीमारी अंदर कैसे करके घर बनाता है, कहने का मतलब है स्थापित कैसे होता है, व्हाट्स द कंप्लीट एक्शन ऑफ द पैथोजन इन द बॉडी, दैट इज रिक्वायर्ड। यस, 3 इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, 3 इज द आंसर। ओके कमांडोज, लेट्स मूव अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन मैच द कॉलम पैटर्न्स आपके सामने है, ध्यान से देखिए। बायोपायरेसी, बायो रिसोर्सेस का गलत इस्तेमाल चोरी से। यस, बायोप्रोस्पेक्टिंग, सर्च ऑफ अननोन कंपाउंड्स, नए नए और ऐसे नेचर से कंपाउंड्स जिनका हम फायदा ले सकते हैं, कहीं ना कहीं बेनिफिट ले सकते हैं। उसके लिए हमें कुछ नहीं करना, बस रिसर्च करना और आने वाले भविष्य में जो है ज्यादा से ज्यादा, जिसको कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, बायोप्रोस्पेक्टिंग, कैसे नेचर के रिसोर्सेस का उनको रहते हुए बिना नुकसान पहुंचाए ज्यादा फायदा लेना, बायोप्रोस्पेक्टिंग है। यस, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, सेकंड के साथ हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी से उसका संबंध है, और ट्रांसपोजॉन मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट। तो कमांडोज ऑप्शन नंबर 4, जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने मैच किया, ए मैचेस विथ 4, बी मैचेस विथ 1, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, सी मैचेस विथ 2, डी विथ 3, तो 4 इज द आंसर। ओके कमांडोज, क्वेश्चन नंबर 10, 4 इज द आंसर। इसी तरह से चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। यस, ओके कमांडोज, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 11। ध्यान से पढ़ के देखिए इसको सॉल्व करने से पहले। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? इज इनकरेक्ट तो डेफिनेटली एनसीईआरटी बेस्ड अगर मैं लाइन पिकअप करूं तो फिर बात आती है कि स्पेसिफिक बीटी टॉक्सिन जीन्स हैव बीन आइसोलेटेड फ्रॉम बैसिलस थ्यूरोजेंसिस। बिल्कुल सही बात है, ये तो करेक्ट स्टेटमेंट है। वो जीन तो इसी से ही जो है डिराइव किया गया है, बैसिलस थ्यूरोजेंसिस। फिर बेलाकोग्नी इनकॉग्निशिया डज नॉट इन्फेक्ट द रूट्स ऑफ टोबैको प्लांट। नाउ दिस इज इनकरेक्ट। टोबैको प्लांट्स में जो है रूट नॉट डिजीज जो होता है, क्राउन गॉल डिजीज, वो इसी की वजह से होता है। तो आंसर क्या होगा? यस कमांडोज, आंसर है 2, क्योंकि यही इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। दिस इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, देयरफॉर आंसर इज 2, क्वेश्चन नंबर 11। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। व्हाई इज बीटी टॉक्सिन नॉट टॉक्सिक टू ह्यूमन? बहुत ही टेक्निकल क्वेश्चन है कि बीटी टॉक्सिन्स जो है इंसानों के लिए टॉक्सिक क्यों नहीं है, उसका प्रोबेबल रीजंस क्या है। तो देख सकते हैं यहां पर आप, पॉइंट नंबर 1, टॉक्सिन रिकॉग्नाइजेस ओनली इंसेक्ट स्पेसिफिक टारगेट। क्या ऐसा कुछ रीजन है? नहीं, ऐसा नहीं रीजन है। बीटी टॉक्सिन एक्टिवेशन रिक्वायर्स टेम्परेचर अबव द ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर, ये भी कोई कारण नहीं है उसके एक्टिवेशन का। यस, फिर देखिएगा बीटी टॉक्सिन फॉर्मेशन है ना, पहले पॉइंट में कंफ्यूजन आता है कि सर पर्टिकुलर टॉक्सिन तो जो है एक इंसेक्ट को स्पेसिफिक टारगेट करता है, लेकिन जीन अलग अलग है, टॉक्सिन तो एक ही बनता है, उसको थोड़ी पता है कि वो किस में जाके काम करेगा। इसलिए ऑप्शन 1 रीजन नहीं है, 2 नहीं है। बीटी टॉक्सिन फॉर्मेशन प्रो बी विच रिक्वायर्स पीएच लोअर देन द ह्यूमन स्टमक। नाउ दिस इज ऑल्सो करेक्ट। ऑलरेडी ह्यूमन स्टमक का पीएच कम होता है, उससे भी कम चाहिए क्या बीटी टॉक्सिन को एक्टिवेट होने के लिए? क्योंकि ये टॉक्सिन रिलीज ही इनएक्टिव फॉर्म में होता है। कैसे होता है? इनएक्टिव फॉर्म में, और एक्टिवेट होने के लिए पीएच चाहिए, बट वो पीएच होता है एल्कलाइन। कैसा पीएच? एल्कलाइन, जो कि 4th ऑप्शन में आप देख सकते हैं। कन्वर्जन ऑफ प्रो बीटी टू बीटी स्टेट टेक्स प्लेस ओनली इन हाईली एल्कलाइन कंडीशन। यस, हाईली एल्कलाइन कंडीशन, जो उसको पर्टिकुलर इंसेक्ट के एलिमेंट्री कैनाल में प्राप्त होता है, अचीव होता है, तब जाके वो एक्टिवेट होकर उसमें परफोरेशन अटैक करके जो उसकी डेथ कर देता है। तो ऑप्शन 12, 4 इज द आंसर। ओके कमांडोज, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, विच इंडियन प्लांट हैज बीन आइदर बीन पेटेंटेड, अटेम्प्ट्स हैव बीन मेड टू पेटेंट दैट बाय वेस्टर्न नेशंस ने अपनी पेटेंट पॉलिसी से इंडियन सब कॉन्टिनेंट के किन प्लांट्स का पेटेंट हासिल करने की कोशिश की थी? ये क्वेश्चन में पूछा गया कमांडोज। ये चैप्टर के आखिरी हिस्से से बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने है। बासमती राइस, करेक्ट, नीम, टर्मरिक, इन तीनों के लिए पेटेंट की कोशिश की गई थी। यस, इट्स करेक्ट, और जिसके चलते हुए आंसर है 3। ऑप्शन 3 इज द आंसर। 1 2 3 तुलसी पे नहीं हुआ था, बट बाकी तीनों पर जो है पेटेंट हासिल करने की पूरी कोशिश की गई थी। यस, क्वेश्चन नंबर 13, 3 इज द आंसर। 1 2 3। नेक्स्ट, बीटी टॉक्सिन किल्स इंसेक्ट्स बाय, कैसे मारता है, कैसे जाके वो अटैक करता है? यस, सीधा सीधा इसका आंसर, क्रिएटिंग पोर्स इन द मिडगट एपिथेलियम लीडिंग टू द सेल स्वेलिंग एंड लाइसिस बर्स्ट।
क्वेश्चन नंबर 14, 3 इज द आंसर। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जीन एम्प्लीफिकेशन, कमांडोज गौर से देखिएगा सब लोग। जीन एम्प्लीफिकेशन यूजिंग प्राइमर्स कैन बी डन बाय, किस टेक्निक में प्राइमर्स का इस्तेमाल करके गिवन जीन की कॉम्प्लीमेंट्स में बहुत सारी कॉपीज तैयार करते थे? डेफिनेटली द आंसर इज पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। यस, क्योंकि बाकी सारे जो टेक्निक्स है, माइक्रो इंजेक्शन, वो तो जीन पर्टिकुलर आरडीएनए को एंटर कराने का तरीका है, एलआईसी एक डायग्नोस्टिक टेक्निक है, और जीन गन मेथड से भी जो है प्लांट सेल्स पर जो है रिस्पेक्टिव आरडीएनए को एंटर कराने की कोशिश की जाती है। लेकिन जिस तरह से क्वेश्चन पूछा है, आंसर है 3। क्वेश्चन नंबर 15, आंसर है 3। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। यस कमांडोस, सबकी नजर स्क्रीन पर होना चाहिए। ह्यूमन लैक्टोएल्बुमिन इज अ जीएमओ प्रोडक्ट, और इट इज, वो जो जीएमओ प्रोडक्ट है, मिल्क प्रोडक्ट जो है, ह्यूमन मिल्क लैक्टोएल्बुमिन के साथ जो मॉलिक्यूल बनाया गया है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म से, क्या वो इंड्यूस इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स? नहीं। डू नॉट इंड्यूस एलर्जी, यस, दिस इज करेक्ट। मोर न्यूट्रिशियस देन द नेचुरल काउ मिल्क, क्योंकि उसमें ह्यूमन मिल्क की कॉम्पोजिशन है, और उसी को अचीव करने के लिए जो है ट्रांसजेनिक रोजी काउ को बनाया गया। क्लियर? यस। तो फिर आंसर है इसका 4। यस कमांडोस। Question number 16, both 2nd and 3 are correct option defining the importance of human lactoalbumin as a GMO product, genetically modified organism से मिलने वाला जो हमारा प्रोडक्ट है, ये उसके एडवांटेजेस है। आंसर है 4, क्वेश्चन नंबर 16। चलिए, silencing of gene could be achieved by use of, एक पर्टिकुलर जीन साइलेंसिंग मैकेनिज्म में वो कैसे अचीव होता है? आरएनए इंटरफेरेंस से, एंटीसेंस आरएनए से, बोथ 1 and 2। आंसर होगा बोथ 1 and 2। यस कमांडोस। क्वेश्चन नंबर 17, 3 इज द आंसर। ओके, बोथ 1 and 2, क्योंकि जो जीन साइलेंसिंग का अचीव होता है लेबोरेटरी कंडीशन में, आरएनए को इंटरफेयर, और आरएनए को आरएनए से इंटरफेयर किया जाता है। कैसे? आरएनए से, एंटीसेंस आरएनए। इसलिए ऑप्शन 1 and 2 बोथ आर आंसर। 17, 3 इज द आंसर। नेक्स्ट, अ ड्रग ऑब्टेन्ड फ्रॉम जेनेटिक इंजीनियरिंग यूजफुल फॉर ट्रीटिंग इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी ट्रीट करने के लिए आरडीएनए टेक्नोलॉजी से जो ड्रग अचीव करते हैं वो क्या होगा? यस, कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन। कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन। आंसर इज 2। नेक्स्ट, एन ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय सरकार या किसी भी गवर्नमेंट, किसी भी कंट्री के गवर्नमेंट द्वारा, फिलहाल यहां पर इंडियन गवर्नमेंट की बात की गई है, उन्होंने अपने उस संस्था का क्या नाम रखा जिसका ये इशू था कि वो इट विल कीप अ सीरियस क्लोज विजिलेंस, बड़े नजदीकी से नजर बनाए रखना कुछ बायोएथिकल इश्यूज को लेकर, एथिकल इश्यूज जो कि बायोटेक सेक्टर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यस, तो उस इंस्टीट्यूट, उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या था? दैट वाज GIAC। यस कमांडोज। सो जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी, GIAC। So answer is 1. Question number 19, answer is 1. Next, how many varieties of rice? How many varieties of rice has been estimated present in India में? इंडिया में करीब कितनी वेराइटीज हैं? यस, नाउ दिस इज अ फिगर बेस्ड क्वेश्चन। मैं आपको बता दूं कमांडोज, एनसीईआरटी पढ़ के आपको बिल्कुल याद आना चाहिए, करीब 2 लाख, यानी दैट्स द आंसर 3। क्वेश्चन नंबर 20, आंसर इज 3। नेक्स्ट, बायोपायरेसी। यस कमांडोस, अगला क्वेश्चन देखिए। बायोपायरेसी जो है इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? बायोपायरेसी की जो घटना है, ये जो शब्द है, ये क्या डिफाइन करता है? ये डिफाइन करता है ट्रेडिशनल नॉलेज का इस्तेमाल होना विदाउट कॉम्पेंसेटरी पेमेंट, है ना, अनऑथराइज एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द बायो रिसोर्सेज। यस, ये सारे स्टेटमेंट सही है, तो आंसर क्या होगा? ऑल द अबव। यस, बायोपायरेसी में सब आता है कि लोकल लोगों की कोई जो है बहुत पुरानी जो उनकी जानकारी है, जो टेक्निक है, उसका उनको बिना बताए, उसका जो कमर्शियलाइज है ना, चोरी करके कमर्शियलाइज इस्तेमाल करना, उससे फायदा लेना, पैसे कमाना, उनको बिना किसी तरह का कंपनसेशन दिए, दैट्स टोटली बायोपायरेसी। एक तरह से ये डकैती है। ये क्वेश्चन में पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 21, 4 इज द आंसर। नेक्स्ट, द स्लो राइपनिंग, ध्यान रखिएगा,
ट्रांसजेनिक टोमेटो जो डेवलप हुआ था यूएसए में, वो किस टेक्निक को ध्यान में रख के इस्तेमाल किया था? विच जेनेटिक इंजीनियरिंग और वी कैन से मैनिपुलेटेड टेक्निक का इस्तेमाल करके जो है हम कह सकते हैं फ्लेवर स्लेवर टोमेटो। कमांडोज याद करिए, आपने ऐसा सुना होगा, फ्लेवर स्लेवर टोमेटो कहते हैं जिसका लॉन्ग लाइफ होता है, राइपनिंग जो है बहुत ही स्लो होता है, जिससे कि सड़ने गलने की जो उसकी टेंडेंसी है वो काफी कम रहती है और थोड़ा सा उसका जो है लाइफ बढ़ जाता है, सेल्फ लाइफ बढ़ जाना। यस, फ्लेवर स्लेवर टोमेटो कहते हैं उसको। तो आंसर है किस टेक्निक से उसको बनाया गया है? एंड नथिंग, इट सिंपली by using antisense RNA technology. Question number 22, 1 is the answer. Next, green revolution. जो green revolution है was based on, ग्रीन रेवोल्यूशन में जो है डार्क वेराइटीज बनाया गया वो सब अपनी जगह है, लेकिन सबसे बड़ी बात थी कि इट वाज बेस्ड ऑन एग्रोकेमिकल बेस्ड, लॉट्स ऑफ फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल उसमें किया गया। यही एक बड़ा इशू था कि पूरी दुनिया में इसका बहुत ज्यादा कीमत था और हर जगह किसान इसको लागू नहीं कर पाया ड्यू टू इट्स हेवी कॉस्ट। इसलिए भले ही वो अच्छा था, काफी जगह पे एक्सेप्ट होकर जो है एक अहम फूड रिसोर्स का कारण बना, ग्रीन रेवोल्यूशन इसलिए उसको कहते हैं, बट वो जिस चीज पर बेस्ड था वो एनवायरमेंटल इशू जनरेट करना और पॉल्यूशन जनरेट करने का एक बहुत बड़ा कारण भी बना। तो इसलिए द रीजन इज एग्रोकेमिकल बेस्ड। यस कमांडोज, एग्रोकेमिकल बेस्ड था पूरा ग्रीन रेवोल्यूशन। 3 इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, 3 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कमांडोज। हाउ मेनी nucleotides are used for synthesis of chain A and B for the respective insulin production में? Yes, तो respective is a database question. Answer होगा second, 63 for A chain and 93 for B chain. Second is the answer. अब ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे हुआ? रिस्पेक्टिव ए चेन कितने अमीनो एसिड्स का था? एक अमीनो एसिड्स के लिए कोडॉन। यस कमांडोज, मेरी बात आ रही है सबको समझ में? तो 30 और 21, तो 21 इंटू 3 63 और वही जो है 30 इंटू 3 कितना होगा? दैट इज 93। नेक्स्ट क्वेश्चन कमांडोज, आगे बढ़ते हैं। रिकॉम्बिनेंट डीएनए और आरडीएनए टेक्नोलॉजी वाज डिस्कवर्ड बाय, सबसे पहला आरडीएनए किसने बनाया था? डेफिनेटली उन्हीं का ही नाम नजर आएगा। सो आंसर इज कोहेन एंड बोहर। क्वेश्चन नंबर 25, 4 इज द आंसर। ओके कमांडोज, सो लेट्स बिगिन। इस तरह से इस क्वेश्चन में आपको सबको समझ में आया कि जिस टेक्नोलॉजी की डिस्कवरी की बात हो रही है वो किसने डिस्कवर किया होगा? तो फर्स्ट डीएनए जो है, आरडीएनए किसने बनाया था? दैट इज स्टैनली कोहेन एंड बोयर ने जो बनाया था, इसलिए उनके नाम से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। 25 आंसर इज 4। ओके कमांडोज, क्वेश्चन नंबर 26 के साथ आगे बढ़ते हैं। देयर इज अ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कॉल्ड EcoR1, राइट? अब ये नॉमेनक्लेचर पर बेस्ड क्वेश्चन है, सब लोग ध्यान से देखिए, जैसा कि सब आप रूल जानते हैं उसके अकॉर्डिंगली थ्योरी लेक्चर में ये बताया गया था। E स्टैंड्स फॉर, सपोज द फर्स्ट लेटर स्टैंड्स फॉर द जीनस, अगले दो लेटर्स है स्मॉल लेटर्स वो स्पीसीज, और फिर किस स्ट्रेन का है और किस सीक्वेंस में उसको डिस्कवर किया वो रोमन लेटर बताता है। तो फिलहाल जो को स्टैंड्स फॉर, को किसका है? स्टैंड फॉर कोलाई। सेकेंड इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 26, सेकेंड इज द आंसर। Now, this sequence, yes commandos, GAATTC, clear? 5 3 तो अब फिर से 5 GAATTC, राइट? TTC। तो ये जो रिस्पेक्टिव सीक्वेंस है ये किस रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का रिकॉग्निशन साइट है? आंसर है EcoR1। सेकेंड इज द आंसर। ओके कमांडोज, नेक्स्ट, द फर्स्ट ट्रांसजेनिक प्लांट रिलीज फॉर कमर्शियल यूज वॉज, सब ट्रांसजेनिक प्लांट्स बहुत बने लेकिन सबसे पहला जो रिलीज हुआ फॉर द कमर्शियल यूज वॉज टोबैको प्लांट 3। ओके कमांडोज, है ना? ट्रांसजेनिक टोबैको प्लांट आरएनए इंटरफेरेंस से बनाया हुआ सबसे पहला फर्स्ट ट्रांसजेनिक प्लांट फॉर कमर्शियल यूज कहा था? आंसर है टोबैको प्लांट। क्लियर? नेक्स्ट,
हु डिस्कवर्ड द सुपरबग? जो सुपरबग था वो जो है ऑयल स्पिल्स को जो है खत्म करने के लिए, बायोडिग्रेडेबल करने के लिए सुपरबग को डिजाइन करके सबसे पहले किसने तैयार किया था? डॉक्टर लालजी सिंह, वो तो फादर ऑफ इंडियन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है, उनका नाम नहीं है। MS स्वामीनाथन इज द फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन। हरगोविंद खुराना जो है उनको तो आर्टिफिशियल डीएनए बनाने के लिए जाना जाता है। तो आंसर है डॉक्टर आनंद मोहन चक्रवर्ती। सेकंड इज द आंसर, द पर्सन बिहाइंड द डिस्कवरी एंड फॉर्मुलेशन ऑफ द फर्स्ट सुपरबग, जिसका इस्तेमाल ऑयल स्पिल्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए किया गया था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 21, दैट इज सेकंड इज द आंसर। नेक्स्ट, which vitamin was first to be produced by using biotechnology? इन given vitamins में से किस विटामिन को सबसे पहले? यस कमांडोज, प्लीज सॉल्व इट। आप लोग भी इसको देखें। यस, नाउ इट्स अ जीके बेस्ड क्वेश्चन, आपको ये पता होना चाहिए। विटामिन सी, 4 इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 30, 4 इज द आंसर। नेक्स्ट, नाउडेज जो अर्ली डायग्नोसिस बैक्टीरिया वायरल इन्फेक्शन का किया जाता है पॉसिबली यूजिंग ऑफ सिटी स्कैन डिवाइस है, सेरम डीएनए सीक्वेंसर, ये सब जो है अलग अलग तरीके, अलग अलग चीजों को इमेजिंग करना केमिकल बेसिस। लेकिन किस टेक्निक का इस्तेमाल मॉडर्न मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक मेथड? फिलहाल गिवन ऑप्शंस में से पीसीआर से जो है हम इस काम को अचीव करते हैं। यस, 4 इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 31, 4 इज द आंसर। नाउ नेक्स्ट, ध्यान से देखिएगा, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द प्रोडक्ट अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन, राइट, इसको तैयार करने के लिए, मतलब ये ट्रीटमेंट टू ट्रीट, तो ट्रांसजेनिक एनिमल्स बनाए गए और इस प्रोडक्शन, ये जो मॉलिक्यूलर फार्मिंग, इसको मॉलिक्यूलर फार्मिंग कहते हैं। कमांडोज गौर करिएगा, मैंने क्या कहा? अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन जो है वो किस प्रोडक्ट को बनाने के लिए किया जाता है? तो एन एंटासिड, एन एंजाइम है ना, यूज्ड टू ट्रीट आर्थराइटिस। नो, एंटासिड भी नहीं, एंजाइम भी नहीं है वो, ना ही आर्थराइटिस के ट्रीटमेंट के लिए। इसका इस्तेमाल होता है फॉर यूज्ड टू ट्रीट एम्फीसीमा, द रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। एम्फीसीमा के ट्रीटमेंट के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। आंसर है 4। क्वेश्चन नंबर 32, आंसर है 4। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। lymphocytes of SCID patient are treated by introduction of, ठीक है, जो जीन थेरेपी का इस्तेमाल करके जो ट्रीटमेंट किया जाता था या किया जाने की कोशिश की गई पहली बार इन अ 4-year गर्ल चाइल्ड, उसमें क्या किया था उन्होंने? जीन थेरेपी का इस्तेमाल करके क्या इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की? दिस ट्रीटेड लिम्फोसाइट्स सब्सिक्वेंटली पेशेंट को हमेशा जो है इंजेक्ट किया जाना जरूरी था। तो किस फॉर्म? व्हाट इज द आंसर? आंसर इज फंक्शनल एडीए टू कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। फंक्शनल एडीए से जो है कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बनाकर ऐसे ट्रीटेड लिम्फोसाइट जो पेशेंट है, यस कमांडो, शुरू लेक्चर में बताया था, पेशेंट के लेक्चर से बोन मैरो से जो है इल सेल्स को लेकर उनमें जेनेटिक इंजीनियरिंग करते हुए जो है डिफेक्टिव अलील को जो है एक करेक्ट अलील के साथ एंटर कराया गया और तब जाकर जो है उससे बनने वाला डीएनए, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए जो है इस काम को अंजाम देता है। यस, सो आंसर इज सेकंड। क्वेश्चन नंबर 33, second is the answer. Functional ADA to cDNA is the answer. Countries which has rich diversity as well as traditional knowledge, ऐसी कंट्रीज जहां पर रिच डाइवर्सिटी है, रिसोर्सेज है और काफी ज्यादा ट्रेडिशनल नॉलेज है, राइट, बायो रिसोर्सेज से रिलेटेड उनका क्या इस्तेमाल है, क्या मैनकाइंड के लिए अच्छा हो सकता है, बताइए। डेवलप्ड, डेवलपिंग, अंडर डेवलप्ड। सो आंसर इज 2 and 3, 4, मतलब डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज ही जो है एक्सप्लॉइट किए जाते हैं डेवलप्ड कंट्री के थ्रू, राइट। सो दैट्स द कंसेप्ट ऑफ पायरेसी जो आपको बताया गया है चैप्टर में। फिलहाल जिस तरह से क्वेश्चन को पूछा है, ऐसी घटना आपको जो है विकासशील या फिर है ना, जिसको कहते हैं ना विकासशील देश या फिर जो है अविकसित देश जो है अंडर डेवलप्ड है, ऐसी जगह पे आपको रिसोर्सेज की भरमार मिलती है। तो आंसर है 4। Question number 34, answer is 4. Next, which of the following should be chosen for best yield in one of the where produced recombinant protein in large amount? दिए गए सारे जो टेक्निक्स या स्टेटमेंट्स जो दिए हुए हैं, इनमें से किसका इस्तेमाल कम समय में लार्ज स्केल प्रोडक्शन विद क्वालिटी एंड क्वांटिटी, क्वालिटी विद क्वांटिटी के लिए किया जा सकता है? ये पूछा गया है यहां पर इस क्वेश्चन में। तो कमांडोज आप सब लोग जानते हैं कि आपको क्वेश्चन में साथ बताया गया था, तो उसके अकॉर्डिंगली कंटिन्यूअस कल्चर सिस्टम 1 इज द आंसर।
क्योंकि लेबोरेटरी फ्लास्क बड़े साइज का नहीं, वहां तो पायलट प्रोजेक्ट है, स्मॉल स्केल पर प्रोडक्शन होता है। स्टीरर टैंक बाय विदाउट इनलेट आउटलेट, ऐसा नहीं, इनलेट आउटलेट तो होना ही चाहिए, है ना। एनी ऑफ दीज, ये भी आंसर नहीं है। क्यों एनी ऑफ दीज नहीं? क्योंकि इसका तो इस्तेमाल हो ही नहीं सकता। कंटिन्यूस कल्चर जहां पर इनलेट आउटलेट भी है, प्रॉपर सब कुछ है, जिसमें हर गिवन हेट्रोलोगस होस्ट को उसके लॉग फेज, एक्सपोनेंशियल फेज पे बनाए रखा जा सकता है, इसलिए ए ही सबसे प्रोबेबल आंसर होगा। याद रखिएगा कमांडोज, क्वेश्चन नंबर 35 1 इज द आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। एडिनोवायरस इन विच वेक्टर बायोटेक्नोलॉजी इज, वो कैसा टाइप का जो है वेक्टर था? नॉन एनवेलप्ड डबल स्ट्रैंडेड डीएनए कंटेनिंग, 3 इज द आंसर कमांडोज, ये ऐसे ही याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 36 3 इज द आंसर। ओके, नेक्स्ट, फर्स्ट जेनेटिक इंजीनियरिंग वॉज डन बाय पॉल बर्ग। ओके, फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, बिल्कुल सही बात है। तो उन्होंने किस अपने आरडीएनए को बनाते समय या जेनेटिकली इंजीनियरिंग करते समय जिस वेक्टर का इस्तेमाल किया था, वो किस तरह के वेक्टर का इस्तेमाल किया था? T2 बैक्टीरियोफेज, लैम्डाफेज, प्लाज्मिड, SV40। आंसर है लैम्डाफेज। लैम्डाफेज 2 इज द आंसर। ओके कमांडोज, 2 इज द आंसर। नेक्स्ट, how many recombinant therapeutic products, how many recombinant therapeutic products? Now again this is a GK based question। पूरी दुनिया भर में कितने सारे recombinant products बायोटेक्नोलॉजिकली बना लिए गए, लेकिन इंडिया में उसमें से कितने प्रेजेंटली बीइंग मार्केटेड, मतलब इंडिया में कितने अवेलेबल है, मार्केटिंग की जाती है? 48, 12, 30। आंसर है 12, सेकेंड इज द आंसर। केवल 12 ऐसे बायो रिकॉम्बिनेंट प्रोडक्ट प्रोटीन्स हैं जिनका मार्केटिंग यानी इंडिया में वो अवेलेबल है, clear commercially, that is answer 38 is 2, 12 of them। अगला क्वेश्चन कमांडोस, ट्रांसजेनिक ब्रासिका नेपस एक ऐसा प्लांट जिसको ट्रांसजेनिक बनाया गया फॉर प्रोडक्शन ऑफ व्हाट, है ना, टू ट्रीट ब्लड ब्लीडिंग, है ना, ब्लड अगर ब्लीडर्स डिजीज है या फिर कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम है तो उसको रोकने के लिए एंटीकोगुलेंट, मतलब कहने का मतलब है कि ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ब्लड लॉस हो सकता है या फिर जो है ब्लड थिक हो जाता है, कहीं जम जाता है, क्लियर। तो उसको क्लियर करने के लिए, साफ करने के लिए जो है एक नेचुरल प्रोडक्ट, यस, ब्रासिका नेपस जो ट्रांसजेनिक प्लांट है, उसको ट्रांसजेनिक किस प्रोडक्ट को हासिल करने के लिए? तो हिरुडिन क्या है? इट्स अ नेचुरल। और ये कहां का जीन है? ये तो एनालिडा हिरुडिनिया क्लास के मेंबर्स, जोक, लीच, उनके, तो उनके बॉडी से ये जीन निकालकर जो है इस बायोटेक प्रोडक्ट ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म में बनाया गया, है ना, टू ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर्स को ट्रीट करने के लिए एज एन एंटीकोगुलेंट। तो आंसर है यस, इस कमांडोस ब्रासिका नेपस के लिए क्या है आंसर? हिरुडिन, 1 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अब इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है, राइट, कि अनीमाटोड मेलाकोग्नी इनकॉग्निशन इनफेक्ट द रूट ऑफ टोबैको प्लांट्स, बिल्कुल सही बात है। कॉजेस रिडक्शन इन यील्ड, क्योंकि उनके रूट नॉड्स बन जाते हैं, एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी उनकी कम हो जाती है, उससे प्लांट की यील्ड, पैदावार पे फर्क पड़ता है। करेक्ट स्टेटमेंट। निमाटोड इन्फेक्शन कैन बी प्रिवेंटेड बाय टोबैको प्लांट, आरएनए इंटरफेरेंस टेक्नोलॉजी, बिल्कुल सही बात है। जीन साइलेंसिंग टेक्निक, आरएनए को आरएनए से रोकना, उसके एक्सप्रेशन को, करेक्ट। RNA interference takes place in all eukaryotic organism as a method of cellular defense, ये तो नेचुरल एक सेलुलर डिफेंस का तरीका है, बिल्कुल बात सही है। तो आंसर क्या होगा? ऑल आर करेक्ट, 4 इज द आंसर। ओके कमांडोज, 4 इज द आंसर। बीटी टॉक्सिन बिकम्स एक्टिवेटेड एट अ पीएच ऑफ, ठीक है, तो एल्कलाइन की बात कही है, तो एल्कलाइन पीएच क्या होगा? डेफिनेटली 8.6, ठीक है, सेकेंड इज द आंसर, है ना। एल्कलाइन पीएच पे बीटी टॉक्सिन एक्टिवेट होता है इनसाइड द एलिमेंट्री कैनाल ऑफ द इंसेक्ट्स, तब जाके वो अपना असर दिखाता है अपने टॉक्सिसिटी के साथ, ठीक है कमांडोज। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। व्हाट ट्रिगर्स द एक्टिवेशन ऑफ प्रोटॉक्सिन टू एक्टिव बीटी टॉक्सिन ऑफ बैसिलस thuringiensis इन बॉलवॉर्म?
ठीक है कमांडोज, ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 में आप ध्यान से देखिएगा, व्हाट ट्रिगर्स, क्या ट्रिगर करता है कि जो प्रोटॉक्सिन है, इनएक्टिव टॉक्सिन है, वो इंसेक्ट के स्टमक में जाकर एक्टिवेट होता है। क्या फंडामेंटल रीजन है? क्या उसका बॉडी टेम्परेचर, क्या उसका मॉइस्ट सरफेस, क्या एल्कलाइन पीएच, या आंसर है 3 एल्कलाइन पीएच ऑफ द गट। थर्ड इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 43, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, ध्यान से देखिए, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन प्रेजेंट ऑन बाम H1 साइट ऑफ ई कोलाई क्लोनिंग वेक्टर इज, यस, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और समझिएगा कि जो आर्टिफिशियल वेक्टर पीबीआई है उसको इस्तेमाल करते हैं इकोलाई की क्लोनिंग के लिए, उसमें जो बाम H1 साइट है उस पर कौन सा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स मौजूद होता है? एम्पिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, क्लोराम्पेनिकॉल, कैनामाइसिन, कौन सा? आंसर होगा टेट्रासाइक्लिन। सेकंड, इसके लिए आप सबको जो है अच्छे से पीबीआर का डायग्राम याद होना चाहिए कमांडोज, कोई गलती ना करे। नेक्स्ट, रोजी इज अ ट्रांसजेनिक काउ, बिल्कुल, नोन टू प्रोड्यूस अ टाइप ऑफ मिल्क विच हैज द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक एक्सेप्ट, उसमें सारी कैरेक्टरिस्टिक्स है एक्सेप्ट। ध्यान देने वाली बात कि उस काउ के बनने वाले ट्रांसजेनिक काउ है, उसका प्रोडक्ट मिल्क इज वेरी न्यूट्रिशियस फॉर ह्यूमन, है ना, ह्यूमन चाइल्ड, ह्यूमन मैमेलियन इन्फेंट, जिसमें ह्यूमन इन्फेंट के लिए बहुत ही जरूरी है, अच्छी बात है, लेकिन उसमें सारे कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सेप्ट क्या नहीं है? एक्सेप्ट कहां है कमांडोज, ध्यान दीजिएगा। तो प्रोटीन कंटेंट 2.1 मिलीग्राम, हैज ह्यूमन अल्फा लैक्टोबिलिन, ये भी सही है, मोर बैलेंस डाइट फॉर देन नॉर्मल मिल्क फॉर बेबीज, एंड हाई अमाउंट ऑफ विटामिन सी। तो दिस इज द आंसर, एक्सेप्ट। ऑल द 3 कंटेंट्स आर करेक्ट, बाकी तीनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही है। प्रोटीन रिच है, ठीक है, अल्फा लैक्टा एल्बुमिन है, वाटर रिटेंशन, ये खास चीज मौजूद है जो बच्चे को डिहाइड्रेशन से बचाता है, और बैलेंस्ड है नॉर्मल मिल्क से बेबी के लिए, क्योंकि उसमें सब चीज है, लेकिन विटामिन सी नहीं है, ठीक है, विटामिन सी नहीं है। तो आंसर है 4। ओके कमांडोज, ओके कमांडोज, अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, यस, द फर्स्ट ह्यूमन ड्रग रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके जो बना था, यस, इट वाज इन द 1983। याद करिए कमांडोज, एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा है, कंपनी एली लीली, दैट वाज इंसुलिन। थर्ड इज द आंसर, थर्ड इज द आंसर, क्योंकि बाकी सब अलग प्रोडक्ट है ना, और इंसुलिन को पहली बार बनाया गया था। नेक्स्ट, नेमाटोड इन्फेक्ट्स द रूट ऑफ टोबैको प्लांट, जिससे रिडक्शन, कैन यू नेम द नेमाटोड? यस, आंसर इज मेलॉग्निया इनकॉग्निशिया। 3 इज द आंसर, 3 इज द आंसर, क्योंकि वुशेरिया एनसाइक्लोइड ये सब तो जो है क्या है, यस, दे आर एनिमल, वो एनिमल्स के लिए है, वुशेरिया एनसाइक्लोस्टोमेटा और एंट्रोबियस, बट दिस इज द नेमाटोड जो प्लांट को इन्फेक्ट करता है, डाइकॉट प्लांट्स को, राइट, इसलिए आंसर होगा 3। पॉइंट टू बी नोटेड, क्योंकि सभी एक ही फाइलम के मेंबर है, एंड एज यू नो एस्केलमेंट्स आर इक्वली फाउंड पैरासाइट, एक्सट्रीम पैरासाइट फॉर बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, लेकिन उनमें से भी बाकी तीनों जो है एनिमल्स के लिए है और ये प्लांट के लिए है, इसलिए आंसर है 3। नेक्स्ट, व्हाट यू एक्सपेक्ट, यानी क्यूरेटिव, कंप्लीटली क्यूरेटिव स्किड को ठीक करने के लिए जीन थेरेपी, तभी तो परमानेंट होगा एम्ब्रियोनिक स्टेज। सेकेंड इज द आंसर, वही जीन थेरेपी एम्ब्रियोनिक स्टेज पे, एम्ब्रियोनिक जर्म सेल लाइंस पे अगर कर दिया जाए तो वो परमानेंट होगा, क्यूरेटिव होगा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 47, सेकंड इज द आंसर। नेक्स्ट, अ डॉक्टर while operating on HIV पॉजिटिव पेशेंट accidentally cut him with a scalpel, है ना, डॉक्टर को चोट लग गई, स्कैपल से हाथ पे कट लग गया। अब आप बताइए, अगर उनको तुरंत सस्पेक्ट करना हो, कि पता लगाना है कि क्या वाकई में ही कंफर्म करना है जल्दी से जल्दी, हालांकि अभी तो बस ये तो एक सोर्स ऑफ इन्फेक्शन है, लेकिन अंदर वाकई में हुआ है कि नहीं हुआ है वो तो बहुत लंबा विंडो पीरियड होता है, पता कैसे चलेगा? तो अर्ली डायग्नोसिस के लिए डॉक्टर तुरंत कौन सा टेस्ट लगाएंगे? ऑप्शंस में आप देखिए, पीसीआर, रूटीन यूरिन एग्जामिनेशन, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, डायरेक्ट ल्यूकोसाइट काउंट। नो, आंसर इज पीसीआर। पीसीआर से पता लगेगा, क्योंकि अगर अंदर वायरस गया है वो बहुत ही कम माइन्यूट होगा, तो भी
कम इंटेंसिटी से होने के बाद भी पीसीआर से एम्पलीफाई करके पैथोजन की उपस्थिति पता लगाई जा सकती है। एनसीईआरटी में पीसीआर के बारे में ऐसा ही लिखा हुआ है और ये एक ड्रामेटिक क्वेश्चन है जिससे आपके सामने ये क्वेश्चन बनाया गया है। एवरीवन क्लियर? एवरीवन ऑफ यू? क्वेश्चन नंबर 48, 1 is the answer. A plant expressing a gene from another organism. एक प्लांट में एक ऐसा जीन जो किसी और ऑर्गेनिज्म से आया है वो एक्सप्रेस हो रहा हो, तो बताइए वो प्लांट कैसा है? क्लोन है, ट्रांसफॉर्म्ड है? सो आंसर होगा ट्रांसजेनिक। आंसर होगा ट्रांसजेनिक। यस, 1 is the answer. स्वाभाविक बात है क्योंकि किसी फॉरेन डीएनए को एक्सेप्ट करके एक्सप्रेस करा रहा है, तो ऐसे ही ऑर्गेनिजम्स को हम जेनेटिकली मॉडिफाइड ट्रांसजेनिक कहते हैं। क्लियर? इसलिए आंसर है 1। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, ह्यूमन जीन थेरेपी रिक्वायर्स। ह्यूमन जीन थेरेपी को क्या क्या जरूरतें पड़ती है? जीन को पहले आइसोलेट करना, टारगेट जीन को, उसको इंट्रोड्यूस कराना इनटू द टारगेट सेल, ये भी बात सही है। इंक्लूजन, एक प्रोमोटर सीक्वेंस, तभी तो जाके वो एक्सप्रेस होगा। क्लियर? तो एक प्रोमोटर सीक्वेंस को भी जो है इंक्लूड कराना पड़ता है, तो आंसर क्या होगा? ऑल द अबव। 4 is the answer. ओके कमांडोज, तो इस तरह से मैंने आपके साथ जो प्रोबेबल और सबसे ज्यादा आपने देखा जो रिपीटेड क्वेश्चंस की तरह आपके साथ ट्राई हमने किया, वो है किस पर? पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट टोबैको के क्वेश्चन को किस तरह से घुमा फिरा के एक ही चीज से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। एग्जाम्पल बेस्ड, जीके बेस्ड क्वेश्चन इस चैप्टर की सबसे मूल मंत्र है। ये ध्यान रखिएगा, जितने भी डेटा, फिगर्स, कंसेप्ट्स और एग्जाम्पल्स दिए हैं एनसीईआरटी में वो अच्छे से ध्यान से रखिएगा, क्योंकि उन्हीं से ही मिक्सअप करके मैच द कॉलम या फिर एक स्टोरी बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आई मेरी बात समझ में? जैसे कि रोजी काओ का क्वेश्चन कैसे आ सकता है कि अ फीमेल हैज बीन एडमिटेड और पाया गया है कि मिल्किंग नहीं एग्जिबिट कर रहे, तो बताइए बायोटेक सेक्टर में ऐसा क्या प्रोडक्ट है जो कि ऐसे बच्चे को जिसकी मदर का जो है मिल्क इजेक्ट नहीं हो रहा है लेकिन उसको ह्यूमन कंपोजिशन का मिल्क मिल सके? तो आंसर होगा द प्रोडक्ट मिल्क ऑफ रोजी काओ, जिस ऑप्शन में ऐसा लिखा होगा। मेरी बात आ रही समझ में? नाउ दीज आर द ड्रामेटिक क्वेश्चन पैटर्न ऑफ द टॉपिक जिस पे आपको ध्यान रखना है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि आपने जिस तरह से क्लास अटेंड किए हैं, राइट, ध्यान दीजिए और मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस इस चैप्टर्स के जो आपने देखे, आपके साथ मैंने प्रैक्टिस कराया है, इनको बिल्कुल कोर आप ध्यान रखें दिमाग में। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट, डू वेल, थैंक यू।